So, good morning everyone. Welcome to Study Close. Welcome to the daily newspaper analysis of 7th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 7 अप्रैल 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। हम लोगों को सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ हमें हमेशा सिखाती रहती है कुछ नया। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसा कि मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं कि आप लोग डेली बेसिस पे कुछ नया ज़रूर सीखा करो, कुछ नया लर्न ज़रूर करा करो, ताकि आपकी जो लाइफ में प्रोडक्टिविटी है वो डेली बेसिस पर बढ़ती रहे। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पिछले 4 दिनों से लगातार ये न्यूज़पेपर के अंदर है। जॉर्डन के अंदर आज के टाइम पर एक डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। वहाँ पर हाफ ब्रदर यानी दो भाई हैं आप कह सकते हो। एक है, नाम है उनका जो कि आज के टाइम पर किंग है, अब्दुल्ला टू। दूसरी तरफ है प्रिंस हमजा। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको डिस्कस करेंगे क्या डिस्प्यूट है बेसिकली। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहां पर वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो उस वजह से मैं इसके अंदर डिस्कशन करने वाला हूं। नाउ सेकंड आर्टिकल में हम बात करेंगे रफाल के बारे में। तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है, फिलहाल ये न्यूज़ के अंदर था तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं। थोड़ा सा हम लोग रफाल डील के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली क्या बोला जा रहा है न्यूज़ के अंदर, उसको हम कवर करने वाले हैं। थर्ड आर्टिकल में हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह जला के बारे में। तो यहाँ पर इनकी स्पेलिंग के अंदर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद फोर्थ आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं यूके के फॉरेस्ट फायर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो थर्ड वाला आर्टिकल है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिटेल में इसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। फोर्थ आर्टिकल हालांकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, उत्तराखंड के अंदर जो फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिले हैं उसके बारे में बातचीत करी जा रही है, आपको मैं बताऊंगा। अब जो फिफ्थ आर्टिकल है वो है आर्टिकल ऑफ द डे, मॉइस्ट अटैक इन सुकमा। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, कैसे आप डिटेल आंसर लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली अगर हम देखें, टॉप के आपके 3-4 आर्टिकल आज के निकल कर आते हैं इनमें से भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उससे पहले सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जो ये डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ऑन विच रिवर इन द वर्ल्ड। अभी आपको मालूम है हमने जो है वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज को काम करना चालू किया, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। अब वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है आपको बताना है, और उसी नदी से इस ब्रिज का नाम भी है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब बताना ज़रा क्या नाम है उसका, चेनाब, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या फिर नील। आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, और सभी लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है ये। ठीक है, ठीक है। जो लास्ट में वो है नाइल रिवर, मैंने नील बोल दिया सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका करेक्ट आंसर ज़रूर बताना। अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, जाकर आप सिंपली सर्च कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। अपनी जितनी भी क्वारीज हो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। यह हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल बात करता है जॉर्डन के बारे में। तो देखो, जॉर्डन में आज के टाइम पर टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं। हो क्या रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, जॉर्डन में ना आपको याद रखना है, सबसे पहले आज के टाइम पर एक मोनार्क है। मोनार्क मतलब किंग जैसे आप कह सकते हो, उनका रूल चल रहा है, रॉयल फैमिली है, उनकी पावर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, तो जो किंग है आज के टाइम पर वो है अब्दुल्ला टू। ठीक है, और दूसरी तरफ इनके जो हाफ ब्रदर हैं वो है प्रिंस हमजा। ठीक है, नाम इनका है प्रिंस हमजा, और ये दोनों हाफ ब्रदर है। जैसे मैंने आपको बता दिया, हाफ ब्रदर मतलब कि दोनों के फादर तो एक ही हैं, मदर अलग अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फादर एक ही हैं, और अब जो ये अब्दुल्ला हैं, या ये याद रखना, जो फादर हैं इनके दोनों के वो हैं हुसैन साहब। अब हुसैन साहब की थी 4 वाइफ। ठीक है, अब जो इनकी सेकंड वाइफ थी उनके उनके बेटे थे अब्दुल्ला। ठीक है, और जो फोर्थ वाइफ थी उनके बेटे हैं प्रिंस हमजा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बेसिकली ये दोनों हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा फैमिली स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि देखो, शासन को लेकर लड़ाई हो रही है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि देखो, जब जो वहाँ के प्रिंस थे यानी कि हुसैन साहब, दोनों के जो पिता थे उनकी डेथ हो गई थी 1999 में, और उनके जो आप कह सकते हो प्रिय बेटे थे वो प्रिंस हमजा थे। ठीक है, जो फोर्थ वाइफ से वो थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वो चाहते थे कि प्रिंस हमजा को वो राजा बना दें।
ठीक है, उनको क्राउन दे दें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो प्रिंस हमज़ा काफ़ी छोटे थे उस समय। तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये प्रिंस हमज़ा का पिक्चर है, वो छोटे थे काफ़ी, उस वजह से हो नहीं पाया, तो अब्दुल्ला को किंग बना दिया गया। और फिर उसके बाद अब्दुल्ला ने अभी तक जो है पूरा आप कह सकते हो रूल कर रखा है। और जो है फिर उसके बाद अब्दुल्ला ने क्या करा, साल 2004 में जो प्रिंस हमज़ा हैं इनका टाइटल ही हटा दिया। इन्होंने बोला प्रिंस हमज़ा कभी किंग बनेंगे ही नहीं। ओके, अब ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, क्या क्या इनकी फैमिली से रिलेटेड है, क्या क्या सिचुएशन है। नाउ अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि जो प्रिंस हमज़ा हैं ये इनको क्या कर दिया गया है, इनको हाउस अरेस्ट करवा दिया गया है। किसके द्वारा? अब्दुल्ला के द्वारा, जो आज के टाइम पर किंग है वहाँ के, उनके द्वारा इनको हाउस अरेस्ट करवा दिया गया है। क्या रीज़न है? इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी कुछ बोल दिया है गवर्नेंस को लेकर। यानी अब्दुल्ला के शासन के टाइम पर यहाँ पे आप कह सकते हो जो आज के टाइम पर गवर्न कर रहे हैं ये, तो ये बोल दिया इन्होंने कि जो अब्दुल्ला हैं इनके टाइम पर जो गवर्नेंस है वो काफ़ी बुरा चल रहा है। अगर हम बात करें तो कोविड-19 से अच्छे से लड़ नहीं पाया जॉर्डन, ठीक है, तो जॉर्डन के अंदर सिचुएशन काफ़ी बुरी है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर लेकर बोल दी गई हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इन्होंने हाउस अरेस्ट करवा दिया गया है। तो आपको उसके बारे में ध्यान रखना है। ये सिचुएशन थी यहाँ पे जॉर्डन में। नाउ ये तो करंट न्यूज़ हो गई। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल वीडियो भी देख सकते हो, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया था परसों, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। ओके, नाउ अब हम अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं जॉर्डन की लोकेशन को। देखो जॉर्डन एक अरब कंट्री है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जॉर्डन की एग्जैक्ट लोकेशन। अब जॉर्डन की कौन कौन सी नेबर कंट्रीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेगा, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, इजराइल और पैलेस्टीन। यहाँ पे कहाँ पर हैं ये आप देख पा रहे होंगे, ये सऊदी अरेबिया है, इधर इराक है, यहाँ सीरिया है, और यहाँ आप देख पाओगे ये है वेस्ट बैंक को जिसको हम पैलेस्टीन भी बोलते हैं, ठीक है। और आप देख पाओगे ये सारी इसकी बाउंड्रीज हो गई, यानी कि ये सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई। और इधर आप देख पाओगे डेड सी है जॉर्डन के पास में, और ऊपर यहाँ पर है अम्मान। अम्मान क्या है? जॉर्डन की कैपिटल है, इसके बारे में ध्यान रखना। ओके, ये थी सिचुएशन। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ है क्या क्या बेसिकली चल रहा है, एग्जैक्टली क्या है, आपको लोकेशन याद रखनी है। तो इसकी कैपिटल है अम्मान, मैंने आपको बता दिया। और जो जॉर्डन है वहाँ पर एक आप कह सकते हो एक सॉवरन स्टेट है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जैसे कि किंग वगैरह के पास पूरी पावर है, किंग के हाथ में पावर रहती है सारी की सारी। और जॉर्डन के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, और जो इस्लाम है वहाँ पर 95% तक वो देखने को मिलता है, सुन्नी इस्लाम बेसिकली। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रफाल के बारे में। अब यहाँ पे हुआ क्या है, इंडिया जो है रिसीव करने वाला है 8 से 9 रफाल जेट्स को फ्रांस से। ओके, अब हम लोग आने वाले टाइम पे जो मई है, मई के मिड में बीच में हम लोग ये बच्चे कुचे रफाल्स को रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। बच्चे कुचे नहीं कह सकते, यहाँ पे अभी और भी रफाल्स हम लोग को लेने हैं। ये जो बेसिकली डील हुई है हमारी, उसके जो रफाल्स हैं उसको हम लोग ले रहे हैं। ओके, अभी आपको बताता हूँ, एक छोटा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये डील हुई थी साल 2016 में, बस याद रखना 36 रफाल हम लोग खरीद रहे हैं फ्रांस से, और जो है ये इसके बारे में ध्यान रखना है। और इसको हम लोग 2 स्क्वाड्रन में करके खरीद रहे हैं, यानी कि फर्स्ट स्क्वाड्रन तो आप कह सकते हो जल्दी हमारे पास आ जाएगा साल 2021 तक ही। स्क्वाड्रन मतलब कि 14 से 15 तक एयरक्राफ्ट जो हैं वो रिसीव हो जाएंगे, और फिर जो सेकंड एयर स्क्वाड्रन है वो हमारे पास 2023 तक आ जाएगा, ठीक है। 14 से 24 तक की इसमें लिमिट होती है एक स्क्वाड्रन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इतने एयरक्राफ्ट हम लोग रिसीव करेंगे, मतलब कि 2 बैच में हम लोग इन रफाल्स को रिसीव करने वाले हैं। ओके, इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखना इंडिया की जो रफाल की डील है वो फ्रांस के साथ है, और 2016 में इस डील को साइन किया गया था, और भारत अभी यहाँ पर जल्द ही जो 8 से 9 रफाल हैं वो रिसीव करने वाला है। और आज के टाइम पर हम लोगों को इतना ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे आस पड़ोस की जो देश हैं उनसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं, चाहे पाकिस्तान ले लो, चाइना ले लो, ठीक है, इन सब से रिलेशन हमारे अच्छे हैं नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग को अपना जो सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करना ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 3, यहाँ पे बात करी गई है दिग्विजय सिंह जला के बारे में। तो बेसिकली एक फॉर्मर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, और एमएलए हैं कहाँ के? गुजरात के वानकेनार के। ये एमएलए भी रह चुके हैं। अब फिलहाल न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि इनकी डेथ हो गई है, 88 की एज थी, तो उस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ के अंदर हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखो जो है यहाँ पर क्या हुआ था साल 1962 में, 1962 से लेकर 1967 तक जो जला साहब थे ये एमएलए थे कहाँ के? वांकेनार के। और एक आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह इन्होंने सर्व किया, और ये एक मेंबर भी थे स्वतंत्र पार्टी के। 1967 से लेकर 71 तक स्वतंत्र पार्टी के मेंबर रह चुके हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए सुरेंद्र नगर से।
और लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने 2 टर्म्स तक इन्होंने सर्व किया है। 1979 से लेकर 1989 तक इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह भी सर्व किया है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को एस्टेब्लिश करा गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अंडर में, ठीक है, तो ये पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर बने थे, इसके बारे में ध्यान रखना है। पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर बने थे हमारी कंट्री के 1982 से लेकर 1984 के बीच में, तो इनका आपको नाम ध्यान रखना है। उसके बाद आप कह सकते हो इनको काफ़ी सारे क्रेडिट्स भी दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। देखो जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स डिक्लेयर कर दिए गए इनके द्वारा, ठीक है, ताकि जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, वहाँ का जो नेचर है, उसको प्रोटेक्ट करा जा सके। तो इनके द्वारा काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स डिक्लेयर करे गए। दूसरी तरफ आपको ये मालूम होगा क्या है, पहले जो रेलवे लाइन है, रेलवे की जो पटरी होती है, उसके नीचे ना पहले लकड़ी के वो लगे होते थे, लकड़ी के स्लीपर्स लगे हुए होते थे, है ना। तो इनके द्वारा आइडिया लाया गया कि उन लकड़ी के स्लीपर्स को ना लगाया जाए क्योंकि उससे पेड़ बहुत काटे जाते हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा इतने मोटे मोटे स्लीपर्स वो लगाए जाते हैं। तो उसकी जगह सीमेंट के स्लीपर्स लगाए जाएँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हम लोग पेड़ वगैरह वो कम काटेंगे। तो ये सारा आइडिया इनके द्वारा लाया गया था। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बात करी गई है यूके के फॉरेस्ट फायर के बारे में। तो उत्तराखंड के अंदर जो है हम लोगों ने लगभग 1000 इंसिडेंट देखने को मिले हैं इन फॉरेस्ट फायर के पिछले 6 महीने के अंदर। पिछले 6 महीने में लगभग 1000 इंसिडेंट हो गए हैं। और अगर हम बात करें तो पिछले 48 घंटे में 45 इंसिडेंट देखने को मिल गए हैं इस फॉरेस्ट फायर के। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो उत्तराखंड के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड के अलावा बहुत सारे स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर बॉर्डर और ओडिशा, मध्य प्रदेश, यहाँ सभी जगह पर काफ़ी हद तक ये हम लोग फॉरेस्ट फायर लगते हुए देखते हैं, यानी जंगलों में आग लगी हुई नज़र आती है, ठीक है। अप्रैल और मई वाला सीज़न जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ख़तरनाक होता है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है। और एट द लास्ट यहाँ पे ये भी बोला गया है, ये जो फॉरेस्ट फायर है, देखो नेचुरल कॉज तो बहुत कम होते हैं, नेचुरली तो बहुत कम लगती है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक रोल ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी होता है, यानी इंसानों की वजह से भी आग लग जाती है। हमने हाल ही में एक आर्टिकल कवर किया था जिसमें एक इंसान ने सिगरेट पिया था, सिगरेट पीने के बाद जो है वो फेंक दिया था, उसकी वजह से काफ़ी आग बढ़ गई थी, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था ये ना न्यूज़पेपर एनालिसिस, तभी इस आर्टिकल को डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरफ से भी काफ़ी सारी आग लगती हुई नज़र आती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हुआ। आते हैं अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये है हमारा आज का आर्टिकल ऑफ द डे। बेसिकली आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पोस्ट ही नहीं हुए थे, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए ही नहीं थे। आप देख पाओगे एक आर्टिकल हमारा सबसे पहला जॉर्डन वाला हो गया, और उसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हुई हो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक सेपरेट लेक्चर मैंने लिया था, उसको आप लोग जाकर देख लेना, 7 से 8 मिनट का है, ठीक है, उसमें और ज़्यादा मैंने डिटेलिंग करी है। यहाँ पे हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर यह है मॉइस्ट अटैक के बारे में। अब मॉइस्ट अटैक इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी आपको मालूम है, ये देख पाओगे आप, द हिंदू का आर्टिकल है, छत्तीसगढ़ में मॉइस्ट अटैक देखने को मिला, ठीक है, कहाँ पर, सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। ये फोकस में क्यों है, मतलब न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि देखोगे हमारे जो 22 जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए इस अटैक के अंदर, ओके। और आप देख पाओगे यहाँ पर सबसे पहली बात हम बात करें तो ये क्या छत्तीसगढ़ में जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे क्या नई बात है, ऐसी बात नई बात नहीं है, बहुत सारे मॉइस्ट अटैक पहले भी देखने को मिले हैं। आप देख पाओगे 22 मार्च की बात है, 22 मार्च 2020 में अटैक देखने को मिला था, और 27 अक्टूबर 2018 में, फिर उसके बाद 2017 में। आप लगातार देखोगे 2017, 18, 19 में कोई अटैक नहीं देखने को मिला, और उसके बाद 20, 21 लगातार यहाँ पे मॉइस्ट अटैक यानी नक्सल अटैक देखने को मिले हैं, ओके। तो ये लगातार यहाँ पर जारी हैं, आप लोग देख पाओगे। बेसिकली कौन सा रीजन है यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ तो ये है इंडिया। इंडिया का मैप में यहाँ पे छत्तीसगढ़ का रीजन है। ये छत्तीसगढ़ में जो सदर्न पार्ट है यानी कि बिल्कुल साउथ साइड में ये है सुकमा डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर ये नक्सल अटैक देखने को मिले हैं, ठीक है। ये माओइस्ट कौन है, नक्सल कौन है, ये सब मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं सुकमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, मैंने आपको दिखाया छत्तीसगढ़ में सदर्न टिप में यानी साउथ साइड में ये आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। और ये क्या साल 2000 आप कह सकते हो 12 के टाइम पर क्या करा गया था, दांतेवाड़ा से इसको अलग किया गया था। पहले एक थे, उसके बाद यहाँ पे दांतेवाड़ा से जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है उसको अलग कर दिया गया था, निकाल दिया गया था बाहर, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा आपको, और ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, गोंड वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। और एक मेन जो रिवर है वो यहाँ से फ़्लो होती है,
जिसका नाम है आप देख पाओगे साबरी। ठीक है, साबरी रिवर फ्लो होती है बेसिकली, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, यानी कि गोदावरी रिवर की एक सहायक नदी है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करें तो देखो कुछ टाइम से क्या हुआ है ना, वहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है यानी कि नक्सलिज्म है, मॉइज्म है, ये काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो ये मॉइस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये इंडिया में कौन कौन से एरियाज़ में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप देख पाओगे, बढ़ते हुए तो नहीं एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो नक्सलिज्म से कौन कौन से एरियाज़ अफेक्टेड हैं। तो देखो हाई अफेक्टेड एरियाज़ वो रेड कलर वाले हैं सारे, जैसे झारखंड हाई अफेक्टेड एरिया है, छत्तीसगढ़ हाई अफेक्टेड एरिया है। उसी तरीके से जो ऑरेंज कलर के हैं वो थोड़े से कम अफेक्टेड हैं, जो ग्रीन कलर के हैं वो और कम अफेक्टेड हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये सारे एरियाज़ आप देख पाओगे, यहाँ पर आपको नक्सल अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ओके, नाउ ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये सब क्या है। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसको हम लोग मॉइस्ट भी बोलते हैं, और इंडिया में आप देख पाओगे नक्सल भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो टर्म नक्सल है ये कहाँ से आई है। वेस्ट बंगाल में एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहाँ से इस वर्ड को लेकर आए हैं नक्सल को, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में, यहाँ सभी जगह पर जो जहाँ पर कम विकास है वहाँ पर ये सभी जगह पर आपको देखने को मिलेगा नक्सलिज्म। ठीक है, जहाँ पर कम विकास है आपको ध्यान रखना है। और ये आप कह सकते हो नक्सल को सपोर्ट मिल जाता है मॉइस्ट का। और इनकी पता है आइडियोलॉजी क्या होती है, इनकी आइडियोलॉजी ये होती है कि जो स्टेट है उसको पावर में लेना है, यानी कि राज्य की पूरी तरह से पावर बनना है। ये लोग किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मानते, किसी भी स्टेट को नहीं मानते। ठीक है, और सिंपल सा यहाँ पर चाहते हैं ये लोग सीधे बंदूक उठाओ, वेपन्स उठाओ और जो है अपने कब्जे में कर लो पूरे राज्य को। ठीक है, तो ये होते हैं मॉइस्ट और नक्सल, ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले ट्राइबल डिसकंटेंट के बारे में बात करी गई है। यानी कि देखो होता क्या है, ये लोग ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, आदिवासी लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, अब जंगलों में रहते हैं, जंगलों से ही कमाते हैं, जंगलों से ही खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या लेकर आ गए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमने ये 1980 में एक्ट पास किया। इसमें क्या हो गया, हम लोगों ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी कि जंगलों को प्रोटेक्ट करा जाए। अब यहाँ पे जंगलों को हमने प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करी, लेकिन उससे इन लोगों को प्रॉब्लम हो गई कि मना कर दिया हमने, पेड़ वगैरह नहीं काटेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। अब पेड़ वगैरह ये लोग नहीं काटेंगे तो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ हमने क्या करा, इनको डिस्प्लेस करना चालू कर दिया, इनको जो है हटाना चालू कर दिया जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। हमने बोला कि हम लोग यहाँ पर, सरकार ने बोला यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगेंगे। ठीक है, माइनिंग ऑपरेशंस होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, विकास होगा वहाँ पे, हटो यहाँ से। ठीक है, इस जंगल से, यहाँ इस एरिया से निकलो। ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब ये लोग को निकाल दिया गया, आप कह सकते हो इनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो रही है, फिर तो खाने पीने को कुछ नहीं है। अब क्या होता है, दूसरी तरफ जो छोटे थोड़े बहुत मॉइस्ट होते हैं, अब ये मॉइस्ट के दिमाग में आता है ये सब। अब मॉइस्ट जो है जाकर इन लोगों को भड़का देते हैं। जो भी ये लोग हैं आप कह सकते हो इन लोगों को निकाल दिया गया, अब इनके पास कोई सोर्स ऑफ लिविंग है नहीं। तो मॉइस्ट क्या करते हैं, इनके पास गए, इनका भी आइडियोलॉजी ऐसी बना दी, इनको बोल दिया कि हाँ भाई ऐसी सरकार है वो है, इनको भी अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे मॉइस्ट लोग, इन लोगों को पैसा देंगे। ठीक है, खुश हो जाएंगे लोग, पैसा मिल जाएगा इनको। फिर उसके बाद इन लोगों को हथियार भी पकड़ा देंगे, तो हथियार, पैसा वगैरह सब कुछ दे दिया जाता है इनके द्वारा। तो ये मॉइस्ट के लिए ईजिली टारगेट हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी आइडियोलॉजी के अंदर ले लें। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या अलग या रीज़न है जिसकी वजह से ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि गैप्स बहुत देखने को मिलता है, यानी कि विकास वगैरह नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पर नक्सल अफेक्टेड एरिया में हम डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया से कर लें, विकास बढ़िया से कर लें, सड़कें बना दें, हर गाँव को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दें, तो फिर ये सारी चीज़ें कम होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और रीज़न ये भी है कि अच्छी तरीके से प्रशासन नहीं है। अगर हम लोग एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर रख दें तो उससे भी नक्सलिज्म को काफ़ी हद तक रिड्यूस करा जा सकता है। यहाँ पर ये बात भी बोली गई है। ओके, नाउ सरकार अपने क्या क्या इनिशिएटिव उठा रही है, यहाँ पर ये बात बोली गई, यानी कि सरकार क्या क्या काम कर रही है इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए। तो देखो सरकार ने ग्रे हाउंड को लॉन्च किया था, यानी कि एक एंटी नक्सल फोर्स है, यानी कि नक्सल के खिलाफ ये लड़ती है। इसको लाया गया था 1989 में अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद सरकार यहाँ पे एक नया आप कह सकते हो लेकर आ चुकी है डेवलपमेंट, क्या, ऑपरेशन ग्रीन हट करके। ऑपरेशन ग्रीन हट में क्या होगा, ये इसको लॉन्च करा गया था साल 2009-10 में कि जो एरियाज़ हैं उनमें विकास किया जाएगा। विकास होगा तो लोग सोचेंगे हाँ सरकार विकास कर रही है, कुछ ना तो कुछ हमारे लिए हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम सुधरती हुई नजर आएंगी। उसके बाद एक और यहाँ पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था साल 2018 में। इसका मेन मकसद ये है
कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करा जाए जल्दी से जल्द। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जल्द से जल्द जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी है? जो ऑपरेशनल ग्रीन हट है हमने उसमें ये वाला पढ़ लिया। ऑपरेशन ग्रीन हट में क्या था बेसिकली एम सॉरी, ऑपरेशन, मैंने यहाँ पे नीचे वाली लाइन पढ़ ली। तो ऑपरेशन ग्रीन हट में क्या था बेसिकली, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करने की कोशिश करी है। यानी गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी आर्मी फैल जाएगी नक्सल अफेक्टेड एरिया में, तो हम वहाँ पर इन नक्सल्स को कम कर पाएंगे। दूसरा, थर्ड ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसको लॉन्च करा गया था साल 2018 में। इसका मेन मकसद ये था कि हम लोग क्या करें, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट करें, विकास करें। वहाँ पे विकास होगा तो फिर लोगों को समझ में आएगा कि हाँ गवर्नमेंट कुछ कर रही है, तो ये नक्सल्स थोड़े बहुत कम होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद सरकार की आप कह सकते हो एक और नीति है, वो है समाधान। अब यहाँ पे सरकार का एक बहुत बड़ा स्टेप ये भी है समाधान। समाधान की फुल फॉर्म क्या है? एस से है स्मार्ट लीडरशिप, और ए से एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। जो ये सब डॉक्ट्राइन है, ये एक स्टॉप सॉल्यूशन है इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम को ख़त्म करने का। तो ये सारे स्टेप्स जो है हम लोग उठा रहे हैं, सरकार ने उठाए भी हैं, ताकि जो है इन एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म किया जा सके। आई होप आप लोगों को गाइस सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। लास्ट वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। फर्स्ट वाले आर्टिकल की जो जॉर्डन है उसकी लोकेशन के बारे में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद थर्ड वाला आर्टिकल जो हमारे फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में ध्यान रखना है। बेसिकली ये 3 आर्टिकल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने वीडियो का एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।